क्या आपको अपना बचपन याद है जब सर्दी जुकाम होने पर परिवार वाले आपको डॉक्टर के पास ले जाते थे? वो डॉक्टर न तो कड़वी दवाई देता था और न ही इंजेक्शन लगाता था, बल्कि मीठी मीठी गोलियां देता था। और अजीब बात यह है कि आप उन्हें खाकर ठीक भी हो जाते थे। शायद आप इसे भूल चुके हैं, लेकिन यही है होम्योपैथी। आज इसकी मार्केट वैल्यू पूरी दुनिया में 2024 तक $17 बिलियन तक पहुंच चुकी है। एक ओर जहां इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से इंक्रीज हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा रहे थे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिसमें ए का मतलब आयुर्वेद है, जिसका अर्थ है प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली, और एच का मतलब है होम्योपैथी। पूरे भारत में आयुष वेलनेस सेंटर्स में 1/3 होम्योपैथिक, जबकि सभी प्रैक्टिशनर्स में 37% होम्योपैथिक है। अगर हम इसे एलोपैथी से कंपेयर करें तो केवल 5% डॉक्टर ही होम्योपैथी के हैं, लेकिन वे 20% पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो होम्योपैथी अपनी एंशिएंट नॉलेज, जो आयुर्वेद है, के बराबर लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। होम्योपैथी 1972 में भारत में आई थी। तब वह एक फॉरेन प्रैक्टिस थी। चाहे यह कितनी भी पॉपुलर हो जाए, लेकिन आज भी कुछ लोग अभी भी इसे इनइफेक्टिव लेकिन अनसाइंटिफिक मार्केटिंग गिमिक मानते हैं। इस क्रिटिसिज्म को समझने के लिए आपको होम्योपैथी के इतिहास और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना होगा। 18वीं सेंचुरी में मेडिकल प्रैक्टिस आज के मेडिकल प्रैक्टिस से बहुत अलग थी। उस समय बीमारियों का इलाज आज के कंपेयर में ज्यादा पेनफुल होता था। उस समय ब्लड लेटिंग का कॉन्सेप्ट चलता था, जिसमें मरीज की वेंस को काटकर खून निकाला जाता था, चाहे वह फीवर, स्मॉल पॉक्स या गला खराब की समस्या हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की डेथ भी इसी कारण हुई थी। शुरुआत में उनके गले में खराश हुई और डॉक्टरों ने ब्लड लेटिंग शुरू कर दिया। यह बताया जाता है कि सैंपल लेने के लिए उनके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल गया, जिसके कारण 21 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य उपाय भी थे। मरीजों को लैक्टिव्स दिए जाते थे ताकि उनका पेट खराब हो जाए। वॉमिटिंग इंड्यूसिंग पिल्स दी जाती थी ताकि पेशेंट के अंदर की गंदगी बाहर आ सके। जर्म्स थ्योरी तब नहीं बनी थी, मगर उस समय जर्मनी में बैठे डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ये छोटी छोटी बीमारियों को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए इस टेक्निक को देख रहे थे। उन्होंने एक नॉन इन्वेसिव नेचुरल मेथड चाहा और होम्योपैथी डेवलप्ड की, और करंट मेडिकल प्रैक्टिस को एलोपैथी नाम से बुलाया। इन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं जिसके जरिए यह पूरी की पूरी होम्योपैथी गवर्न की जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट सही बताऊं आपको बहुत शॉकिंग लगेंगे। होम्योपैथी का पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर। इस प्रिंसिपल में ट्रीटमेंट में उन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है जो उन बीमारियों का कारण बनते हैं जिन्हें आप ठीक करना चाहते हैं। इसका मतलब है, जिस चीज से किसी की बीमारी हुई है, उसी चीज की थोड़े थोड़े मात्रा में डोसेस दी जाए तो उसी से उसका क्यूर भी निकल सकता है। होम्योपैथी का दूसरा प्रिंसिपल है पोटेंटाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अनुसार दवाइयां सीधे देने के बजाय डाइल्यूट करके दी जाती है। दो दवाइयों को पतला करने और शेक करने से उनकी क्यूरेटिव पावर्स एनहांसेस हो जाती है। होम्योपैथ सॉल्यूशन का एक पार्ट लेते हैं और इसे 9 पार्ट पानी के साथ मिलाते हैं। इसे इसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन के 10वें हिस्से तक डाइल्यूट करते हैं और इसे हिलाते हैं। अब आपके पास एक एक्सपोटेंसी है। यदि आप और डाइल्यूट करना है चाहते तो पहले वाले मिक्सर से एक पार्ट निकालो उसको और 9 पार्ट पानी में मिला दो। यह हो गया एक एक्स डाइल्यूशन, यानी कि 1/100 नॉब 2x को सी भी कहा जाता है, क्योंकि एक सी डाइल्यूशन 1/100 होता है। अगर इससे आपने एक पार्ट निकालकर 100 पार्ट वाटर में फिर से मिला दिया तो यह 2 सी डिल्यूटन हो जाएगा 1/10,000। और आप किसी भी होम्योपैथ स्टोर में जाइए, उसके पीछे उसकी पोटेंसी चेक करिए। आपको 30x डाइल्यूशन की पोटेंसी से 200 सी तक की पोटेंसी आराम से देखने को मिल जाएगी।
तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयां कितनी ज्यादा डाइल्यूटेड होती है। अब आपसे मेरा सवाल है, जो दवा जितनी ज्यादा डाइल्यूटेड है, यह उतनी कम पावरफुल होगी या ज्यादा? अगर आपने कम बोला है तो आप गलत है, क्योंकि सैमुअल ने इस डाइल्यूशन के पीछे का बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण बताया कि जितनी बार दवा को डाइल्यूट किया जाता है, उतनी बार उसे विगरसली हिलाया जाता है, तो एंड में जो सब्सटेंस बचता है वह दवा नहीं होती, एक स्पिरिट लाइक सब्सटेंस होता है। यानी कि जो वाटर है वह दवा की सारी क्वालिटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। द वाटर रिमेंबर्स। और इन्हीं होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स की वजह से क्रिटिक्स ये सवाल उठाते हैं कि ज्यादा डाइल्यूशन से ज्यादा पावर कैसे आती है, और उन सवालों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि अगर यह प्रिंसिपल्स इतने ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो होम्योपैथी इतनी पॉपुलर हो कैसे गई? पहला रीजन है डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्न मेडिसिन। जब होम्योपैथी शुरू हुई थी, तो यह ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय की मेडिकल प्रैक्टिस लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी। और आज भी बहुत सारे लोग एलोपैथी के रिएक्शन से, उनके साइड इफेक्ट से परेशान हो जाते हैं, और इस कंस्पिरेसी की वजह से होम्योपैथी जैसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर स्विच कर जाते हैं। और आप ऐसे भी सोच कर देखो, दवाएं और इंजेक्शन के कंपेयर में मीठी मीठी गोलियां कितनी अट्रैक्टिव लगती है। दूसरा रीजन है सपोर्ट फ्रॉम रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि शायद एलोपैथी की दवाइयां महंगी होने की वजह से बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, इसलिए होम्योपैथी प्रिफर करते होंगे। पर ऐसा नहीं है। रॉयल फैमिली के पास भी होम्योपैथिक डॉक्टर रहे हैं, कि क्वीन एलिजाबेथ के पास 17 ईयर्स तक एक होम्योपैथी डॉक्टर था, प्रिंस चार्ल्स ने। तो 2019 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रन बने थे जो होम्योपैथी को प्रमोट करती है जर्मनी के अंदर। यह देखा गया कि जो अपर मिडिल क्लास है, उसके बीच में होम्योपैथी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और स्विट्जरलैंड में होम्योपैथी को पब्लिक हेल्थ केयर में कवर किया जाता है। तीसरा रीजन है साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड है। 6 यूरोपियन कंट्रीज में की स्टडी रन की गई, और यह पाया गया कि जिन लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा लो था, वहां पर होम्योपैथिक ज्यादा यूज की जा रही थी। अचानक दूसरी चीज इस स्टडी में निकल कर आई कि जो स्विट्जरलैंड में यंग और एजुकेटेड फीमेल थी, वह भी होम्योपैथी को यूज कर रहे हैं। तो ये देखा है, एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट में जरूरी नहीं है कि लिंक हो, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली वो लोग हाईली एजुकेटेड माना जाता है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उतनी ही हाई हो। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि होम्योपैथी पूरी दुनिया भर में इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। अब ये जान लीजिए कि लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। सारी क्रिटिसिज्म होम्योपैथी के दो बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही आती है। पहली बात, लोग कहते हैं कि आवागाड्रो नंबर से रिलेटेड है, यानी कि किसी सब्सटेंस को उस नंबर के बियॉन्ड डाइल्यूट करते चले जाए, तो फाइनल सॉल्यूशन तो सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल तक नहीं रहेगा, और ये नंबर 12C या 24X तक होता है। होम्योपैथी के टर्म में अगर बात करें, और होम्योपैथी में तो दवाइयां 30 तक मिल रही है, 200C मिल रही है, इतनी ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप 30X वाली दवाई पीते हैं, तो आपको 30,000 लीटर वह पीनी पड़ेगी, उसमें एक्चुअल दवा का एक मॉलिक्यूल को ढूंढने के लिए। तो ये इतनी डाइल्यूटेड दवाएं कैसे पावरफुल है? दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि विगरस शेकिंग के थ्रू आप कहते हैं कि स्प्रिट लाइक सब्सटेंस बनता है, जिसमें हो सकता है दवाई ना हो, मगर उसकी सारी पावर वाटर याद कर लेता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रिवर में तो कितना सारा पानी है, यानी कि डाइल्यूशन भी खूब है, और रिवर खूब जोर जोर से बहती भी है, पत्थरों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती, तो विगरस शेकिंग भी हो रही है। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी पॉइजन मिला दे, तो क्या पूरी रिवर का पानी एकदम भयंकर पॉइजनस लिक्विड बन जाएगा, जिसे पीते इंसान मर जाए? पर ऐसा तो नहीं होता। अब पोटेंसी और विगरस शेकिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पर कई लोग सवाल उठाते हैं। जब आप क्रिटिक्स से पूछते हैं कि अगर प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथिक दवाइयों से लोग कैसे ठीक हो रहे हैं, तो ये टिक्स दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात,
वे कहते हैं कि होम्योपैथी में डॉक्टर के साथ जो कंसल्टेशन होता है वह सिर्फ 2 मिनट में नहीं होता। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जिसमें कुछ टेस्ट कराकर दवा लिख दिया जाए। होम्योपैथी में ज्यादा रिगरस और थरो कंसल्टेशन होता है, जिसमें डॉक्टर घंटों तक पेशेंट से बात करते हैं, उनकी दिनचर्या और लाइफस्टाइल को समझते हैं। जब दवा दी जाती है तो इसके साथ स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है कि अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाएंगे तभी दवा का असर होगा। कई मामलों में दवाइयों से ज्यादा जीवन शैली में बदलाव ही लोगों को जल्दी आराम दिलाता है। दूसरा, ये क्रिटिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि इस ट्रीटमेंट में प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। अगर आपसे कोई यह कह दे ये दवाई है खा लो ठीक हो जाओगे, देखिए कई बार आप किसी को चीनी का टुकड़ा भी पकड़ ढा दे और कह दे ये दवाई है खा लो ठीक हो जाओगे, तो दिमाग के अंदर कुछ चीजें किक इन करती है कि वह अब मैं दवाई खा रहा हूं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से कई बारी होम्योपैथी की दवाई खाकर भी लोग ठीक होते हैं। यह प्लेसिबो इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट वैक्सीन की टेस्टिंग में भी आपने सुना होगा कि 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को चीनी का गोल देते हैं और दूसरे ग्रुप को वैक्सीन देते हैं और बताते हैं कि ये क्या देख रहे हैं। वहां पर भी चेक करने की कोशिश होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेसिबो इफेक्ट जिन पर काम कर है उतना ही वैक्सीन काम करती है। अगर ऐसा है तो वैक्सीन फिर बेकार है। और वही प्लेसिबो इफेक्ट क्रिटिक्स कहते हैं कि होम्योपैथी में काम करता है, जिसकी वजह से कई बार यह काफी इफेक्टिव साबित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल, पॉपुलैरिटी, क्रिटिसिज्म सारा देख लिया, आखिर कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यह है कि होम्योपैथिक ऑल्टरनेटिव फील्ड ऑफ मेडिसिन है जिसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं। ये पेशेंट के साथ में थरो कंसल्टेशन करते हैं, बीमारी के बियॉन्ड जाकर उसकी लाइफस्टाइल को समझते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या आर्थराइटिस में कई बार होम्योपैथी बहुत कारगर साबित होती है। कई बार होम्योपैथी और एलोपैथी का मिक्सचर दिया जाता है। उसके अलावा बच्चों में होम्योपैथी की साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ये कितनी अच्छी बातें हैं और इन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथिक के बड़े बड़े क्रिटिसिज्म भी है, तो उन पर होम्योपैथ को और सीरियसली काम करना चाहिए और उतने ही वैलिड जवाब देने चाहिए। अगर आप देखें तो पहले एलोपैथी गले के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ब्लड लेटिंग से सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद एलोपैथी की कितनी क्रिटिसिज्म हुई, मगर इन्होंने अपने आप को सुधारा, रिसर्च करी और आज दुनिया भर में इतने पॉपुलर हो गए और अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, जिनका नाम खुद का सैमुअल हानमन ने दिया था। वहीं काम होम्योपैथी को भी करना चाहिए। डॉक्टर शांतनु अभ्यंकर, जो एक फॉर्मर होम्योपैथ और करंट एलोपैथ है, ये भी यही कहते हैं कि होम्योपैथी जैसी जितनी भी ऑल्टरनेटिव फील्ड लैंड ऑफ मेडिसिन है, इसमें स्क्रूटनी और क्वेश्चनिंग करके अगर हम इनकी अच्छी अच्छी चीजों को अपना लेंगे तो ह्यूमैनिटी का विकास होगा। द नीड ऑफ द आवर इज स्क्रूटिनी एंड क्वेश्चनिंग एंड नॉट द ब्लाइंड